तो हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल में और आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में काफ़ी स्वागत है ना। तो आज टॉपिक लेके आए हैं वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स। इसी को केल्विन इक्वेशन के द्वारा जो है समझाया जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है। इसको 1871 में केल्विन ने दिया था। और ये जो इक्वेशन है वो कर्व सरफेस में वेपर प्रेशर का चेंज कैसा होता है। मतलब एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, मान के चलो ये वाटर ही है या कोई लिक्विड है। लिक्विड के ऊपर में जो वाष्पों का दाब पड़ता है, उसी के वाष्प का जो दाब पड़ता है उसको वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये प्लेन सरफेस वाले में वेपर प्रेशर कितना होगा। और इसी लिक्विड को जब हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में डिवाइड कर देते हैं, तब इनके ऊपर में जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो कितना होगा, दोनों में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है केल्विन के द्वारा कि जब बल्क लिक्विड है मतलब प्लेन सरफेस वाला इकट्ठा लिक्विड है तथा ड्रॉपलेट्स है, तो उसमें जब वेपर प्रेशर की तुलना की जाती है तब यह पता चलता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे इसका रेडियस कम होते जाएगा वैसे वैसे जितना छोटा होगा ये है ना, ड्रॉपलेट्स जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। मान के चलो ये बड़ा ड्रॉपलेट्स है, इसका वेपर प्रेशर इन छोटे ड्रॉपलेट्स की तुलना में कम होगा। मतलब छोटा ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या मान लेते हैं, एक स्फेरिकल ड्रॉप ले लेते हैं ऑफ लिक्विड। ठीक है, जब अपने वेपर प्रेशर के साथ में इक्विलिब्रियम में हो तो इसका जो वक्रता होगी, वक्रता मतलब गोलाई जो वक्रता है ना, कर्वनेस है ना, कर्वेचर कहते हैं इसको, 1/r होगा। ठीक है, तब लाप्लास इक्वेशन पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। डेल पी इजिकल टू 2 गामा अपॉन आर। पी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे। और ये है आपका गामा सरफेस टेंशन, और आर जो है रेडियस। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मैकेनिकल मतलब क्या कह सकते हो आप, प्रेशर डिपेंडेंट कह सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर अलग अलग अगर मान लेते हैं, डेल पी इंटरनल एक्सटर्नल, डेल पी डैश ये सेकेंड प्रेशर है, माइनस डेल पी सिंगल डैश, ये डबल डैश सिंगल डैश से इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम डी स्मॉल चेंज के लिए है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं है, ये क्या है, स्मॉल चेंज के लिए हम डी यहाँ पे लगा देते हैं, डेल डेल, ये हो जाएगा 2 गामा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फॉर फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या देखते हैं, केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल को हम दर्शाते हैं न्यू से, न्यू इक्वल टू न्यू, मतलब वेपर प्रेशर का इक्विलिब्रियम है ना जी। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लिक्विड का और वेपर प्रेशर दोनों का केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। दो फेज का अलग अलग फेज में है। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए इसको हम दोनों में डी लगा देते हैं, सॉरी, फॉर स्मॉल चेंज हम क्या लेंगे, डेल न्यू आई सिंगल डैश, और यहाँ पे डेल न्यू आई डबल डैश। अब चूंकि डेल न्यू आई जो होता है केमिकल पोटेंशियल, उसका वैल्यू होता है -SI डेल टी प्लस VI डेल पी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। केमिकल पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है वो ये होता है। अब यहाँ पे जहाँ सिंगल डैश है वहाँ सिंगल डैश डाल देंगे, जहाँ डबल डैश है वहाँ डबल डैश डाल देंगे। जैसे ये वहाँ ये सिंगल डैश वाला है, ठीक है, तो यहाँ भी हम न्यू आई सिंगल डैश डाल देंगे। न्यू आई सिंगल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, SI सिंगल डैश डेल टी, टेम्परेचर में तो कोई डैश नहीं आएगा, टेम्परेचर तो टेम्परेचर है। VI वॉल्यूम सिंगल डैश डेल पी सिंगल डैश, प्रेशर भी है, प्रेशर कुछ अलग हो सकता है। ये चीज़ हम यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे सभी जगह क्या कर दिए, डबल डैश डाल दिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 जो है इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर स्टडी करना है तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर का मान बढ़ते जाएगा, भाई वाष्पीकृत होते जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो
टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो दोनों टर्म है यहाँ पे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, डेल टी का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला बच जाएगा, वी आई डैश डेल पी बचेगा सिंगल डैश, ठीक है, इक्वल टू वी आई डबल डैश डेल पी डबल डैश, ये बच गया। इसी को रीअरेंज करें हम, यहाँ पे डेल पी डैश डबल डैश का वैल्यू निकालें, ठीक है, या सिंगल डैश का वैल्यू निकालें तो ये नीचे चला जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो वी आई अपॉन वी आई, ये सिंगल डैश डबल डैश, डेल पी सिंगल डैश तो था ही। इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन नंबर 4 का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये वाला, यहाँ पे डेल पी डबल डैश है, डेल पी डबल डैश की जगह पे हम वो जो वैल्यू हम लेके आए हैं उसको पुट कर देते हैं, तो सेम टू सेम ये सारा टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, डेल 2 ओमेगा अपॉन आर डेल पी है, डेल पी सिंगल डैश है ना, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू वी अपॉन वी आई अपॉन वी आई सिंगल डैश डबल डैश इंटू डेल पी। अब डेल पी यहाँ पे जो था उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, उसके नीचे में 1 नहीं था, लेकिन इसका डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या डाल दिए, 1 डाल दिए, ठीक है। अब इसको जब हम डेल पी यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, डेल पी डैश दोनों ही टर्म में है तो उसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 1/1, तो 1/1 में हम दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी आई डबल डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा वी आई डैश, अब चूंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, और वी ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा वी आई डबल डैश, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, इस तरह से फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे चूंकि वी आई डबल डैश का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज तो कुछ होगा नहीं। अब 1 ml वाटर है तो 1 ml का ड्रॉपलेट बनाओगे तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा क्या, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस वो अपना स्पेस बढ़ा लेगा, ठीक है। पर वाटर तो 1 ml ही होगा या लिक्विड तो 1 ml ही होगा, तो वी डबल डैश का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं बच जाता है, ठीक है। ये केवल इक्वेशन को सही तरीके से समझाने के लिए जो है लिया गया टर्म है, अतः इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल पी डैश जो होगा, डेल पी डैश हो गया आपका, वी डबल डैश को तो हमको क्या करना है, हटाना है, नेग्लेक्ट करना है, तो बचेगा क्या वी आई अपॉन वी आई डबल डैश, वी आई सिंगल डैश अपॉन वी आई डबल डैश इक्वल टू वही सेम टर्म यहाँ पर उठा के रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 है ना। कुछ नहीं करना है आपको, केवल वैल्यू को चेंज करते आना है इधर उधर। अब वी आई सिंगल डैश को हम आइडियल गैस वॉल्यूम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी, ये आपने पढ़ा होगा। तो पी सिंगल डैश वी सिंगल डैश वी आई सिंगल डैश इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से हम वी आई का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वी आई का वैल्यू पुट करना है, तो वी आई का वैल्यू रखेंगे तो पी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 हमको मिल गया कुछ इस तरह से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 जो है हमको इस तरह से हमको आइडियल गैस के इक्वेशन से मिल गया। अब वी आई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी आई कहाँ है, ऊपर में है, ये रहा। अब वी आई का वैल्यू क्या है, ऊपर में है आर टी अपॉन पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर टी अपॉन पी आ जाएगा, पी डैश सिंगल डैश इक्वल इंटू यहाँ पे क्या है 1 अपॉन वी डबल डैश बचेगा, 1 अपॉन वी डबल डैश, और क्या है डेल पी। थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है ये इक्वेशन, बाकी डी टू गामा आर सब अपने अपने जगह पे है, ठीक है। अब इसी को रीअरेंज करते हैं, तो आर टी के अपॉन में क्या चीज़ को ले आते हैं, जो वी आई डबल डैश था उसको ले आते हैं इंटू डेल पी, और ये जो नीचे में जो प्रेशर था पी डैश उसको हम यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो लिमिट होता है, रेडियस का लिमिट हम 0 से लेके 1 अपॉन आर तक लेंगे, और प्रेशर का लिमिट को लेंगे आइडियल प्रेशर से पी तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये आर वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 से लेके 1/r तक, डी टू गामा अपॉन आर इक्वल टू आर टी अपॉन वी सिंगल डैश, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी नॉट से पी तक, डेल पी अपॉन डेल पी अपॉन पी, ठीक है।
जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फॉर्म क्या आ जाएगा, लॉग फॉर्म में आ जाएगा। आगे देखते हैं। इस तरह से इसको इंटीग्रेट किए तो ये इसका लिमिट कहाँ से आ गया, 0 से लेके 1/r तक, और ये वाला इसका जो लिमिट आ गया वो कहाँ से आ गया, P0 से लेकर P तक। ये जो फॉर्म था डेल P वो किस फॉर्म में हो गया, ln_p नेचुरल लॉग ln_p डैश। ठीक है, अब इसी को और ओपन कर देते हैं तो 1/r 0 से ये तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी होगा ये 1/r यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। 2 Γ/r इजिकल टू RT/V ln P जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, P/P आइडियल या P क्या कर सकते हो इसको, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर को शो करता है। इसको रीअरेंज करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाकी सब चीज़ है RT ln P/P0। अगेन इफ द मोलर मास ऑफ लिक्विड इज m, अगर हमारे लिक्विड का मोलर मास क्या है, m है, तथा डेंसिटी कितना हो, E हो, तब वॉल्यूम क्या होगा, m/E, मोलर मास अपॉन E डेंसिटी। मोलर मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इस चीज़ को हम हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन 8 जो हो जाता है वो 2 Γ/r me हो गया, RT ln P/P0। अब इस RT को इधर शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हो गया आपका 2 Γ/RT r इंटू m/E इजिकल टू ln P/P0। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, यही क्या है, केल्विन इक्वेशन कहलाता है, जिसको हम लाप्लास इक्वेशन की सहायता से निकाले हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या समझ में आता है कि देखो 1/r है, यहाँ पे सारे चीज़ को कांस्टेंट मान लेते हैं तो 1/r हो गया। तो 1/r इक्वल टू, या समानुपाती कर सकते हो किसके, वेपर प्रेशर के। ये वाला टर्म क्या है, वेपर प्रेशर, मतलब आर का मान जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को शुरू में ही टर्म में कहा गया था कि प्लेन सरफेस में या बल्क एरिया में जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। उसी को ऐसा कह सकते हो कि जैसे जैसे हम ड्रॉप की त्रिज्या या रेडियस आर कम करते जाएंगे, वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका केल्विन का स्टेटमेंट है और ये इसका स्पष्टीकरण है। और यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे त्रिज्या में हम कमी करेंगे वेपर प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। मतलब जितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर आएगा। और क्यों ना हो, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया आप यहाँ से कर सकते हो, इसका सरफेस एरिया इतना है। ठीक है, इसके सरफेस एरिया में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, अभी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में हो गए। तो यहाँ तो जनरल से समझने वाली बात भी है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से वाष्पीकृत होना चाहेंगे। ठीक है, पहले मान के चलो यहाँ से 10 मॉलिक्यूल वाष्पीकृत हो रहे थे, अब यहाँ से क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इसकी त्रिज्या को छोटे छोटे करते जाएंगे, इसको और तोड़ेंगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है, त्रिज्या जितनी कम होगी वेपर प्रेशर का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये तो था आपका वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स, कैसे प्रभावित होता है ड्रॉपलेट्स के रूप में वाष्प दाब। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए और पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार रिपीट करिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार हर वीडियो में बोलना पड़ता है। और वीडियो पूरा देखिए ताकि समझ में आए, केवल नोट्स बना लेंगे इससे काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो पूरा समझ के देखना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और बाय।